होंडा मोटर जापान की सबसे बड़ी कार और मोटर बाइक है। होंडा आपको यह कार बेचने नहीं जा रही है और यह खतरनाक हो सकती है। जापान में कई लोगों के लिए यह 17 नवंबर 1906 को एक सम्मानीय दिन था। हालांकि यह सोइचिरो होंडा का जन्म भी था। होंडा के पिता एक लोहार थे जिनकी साइकिल मरम्मत की दुकान थी, जबकि उनकी मां बुनकर के रूप में काम करती थी। और होंडा के 8 भाई बहनों में से 5 बचपन में मृत्यु हो गई। वह उपकरणों और मशीनों में बहुत रुचि लेने लगा और विशेष रूप से यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह वाहन कैसे काम करते हैं। जब उसने अपनी पहली कार एक फोर्ड मॉडल टी देखी। अब इस समय के आसपास पूरे जापान में साइकिलें बहुत लोकप्रिय हो रही थी और ग्राहक उनके पिता की मरम्मत की दुकान के सामने कतार में खड़े होने लगे। होंडा ने अपने आसपास पड़ी किसी भी सामग्री से अपने खिलौने बनाना भी सीखा। अपने पिता की मरम्मत की दुकान में मदद कर रहा था। तो होंडा ने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें बस इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे क्या पढ़ा रहे थे। चूंकि उन्हें स्कूल में रुचि नहीं थी, इसलिए उनके ग्रेड प्रभावित हुए। कक्षा को उनके ग्रेड के साथ रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर एक पारिवारिक मुहर लगाते थे ताकि यह दिखाया जा सके कि उन्होंने इसे देखा था। हालांकि होंडा नहीं चाहता था। उसने एक स्क्रैप रबर साइकिल पेडल कवर का उपयोग करके एक पारिवारिक मुहर बनाने का फैसला किया, ताकि उसके शिक्षक को लगे कि उसके माता पिता ने उस पर मुहर लगा दी है। आखिरकार हालांकि होंडा पकड़ा गया, लेकिन उसके पिता पागल नहीं थे कि उन्होंने ऐसा किया था। बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा नहीं मिलने के बावजूद होंडा अपने पिता की कार्यशाला में अपने कौशल को तेजी से विकसित कर रहा था और उसे मशीनरी और इंजीनियरिंग के आकर्षण था। जब होंडा 11 साल का था, उसने सुना कि आर्ट स्मिथ नाम का एक पायलट वायुप्लेन की क्षमताओं का प्रदर्शन करने जा रहा था। इसलिए उन्होंने कुछ पैसे उधार लेने का फैसला किया। हवाई क्षेत्र में 20 किलोमीटर की सवारी की। सिवाय इसके, जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास वास्तव में प्रवेश शुल्क के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। इसलिए उसने एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके पिता को पता चला कि क्या हुआ था। सौभाग्य से होंडा के पिता गुस्से में होने के बजाय कहीं अधिक प्रभावित हुए और शायद गहराई में उन्हें गर्व था, इसलिए उन्होंने इस घटना को होने दिया। अपने रास्ते पर काम कर रहा है। 1922 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद होंडा ने एक समाचार पत्र में आर्ट सोकाई नामक एक कार सर्विसिंग कंपनी के लिए एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में कहा गया था, सहायक टोक्यो में ऑटो मरम्मत की दुकान के लिए वंचित था। इसलिए केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया और टोक्यो चले गए। उनके छोटे से गांव से टोक्यो की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जाना एक गहन अनुभव था। दुर्भाग्य से उनके पहले दिन उन्हें सफाई करने, गंदी फर्श साफ करने और मालिक के लिए भोजन तैयार करने का काम दिया गया था। वास्तव में वह अक्सर मालिक के बच्चे की देखभाल करता था, इसलिए ठीक वैसा नहीं जैसा उसके दिमाग में था। लेकिन जुड़ने के तुरंत बाद टोक्यो में एक भूकंप आया, जिसके कारण कई यांत्रिकी को अपने घरों की मरम्मत के लिए कुछ समय के लिए काम छोड़ना पड़ा। ऑटो मरम्मत की दुकान में अब कम कर्मचारी थे और होंडा को आखिरकार उनका मौका मिला और अपने दिन कारों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत में बिताते थे, जो उस समय सीमित थे। होंडा हमेशा मरम्मत के लिए उसे सौंपे गए प्रत्येक वाहन की जांच करने में बहुत ध्यान रखता था और अपने काम के अवकाश पर वह कार से संबंधित जो भी पत्रिकाएं उन्हें पढ़ता था कि होंडा न केवल वाहनों की मरम्मत कर रही थी, बल्कि स्पेयर पार्ट्स भी डिजाइन कर रही थी। यह देखते हुए यूजो नाम के मालिकों में से एक ने होंडा को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली। यूजो होंडा के लिए आदर्श संरक्षक थे। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से परिचित कराया। 1923 में यूजो ने अपनी खुद की रेस कार का निर्माण शुरू किया। कर्टिस नाम दिया।
और कम उम्र में यह जीत हासिल की। दोनों ने दौड़ जीती और इस तरह कुछ बनाने में मदद करने का रोमांच एक ऐसा एहसास था जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे और एक भावना जिसका वह पीछा करता रहा। द प्लेबॉय। जब वह 20 वर्ष के हो गए तो होंडा को सैन्य सेवा में बुलाया गया। हालांकि चिकित्सा जांच के दौरान यह पाया गया कि वह रंग दृष्टिहीन था, से मुक्त कर दिया गया। 1928 में आर्ट सोकाई के मालिक ने उन्हें एक अवसर प्रदान करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि होंडा हामामात्सु में शाखा स्थापित करे, जो एक जापानी शहर है। यह देखते हुए कि होंडा अभी भी अपने शुरुआती 20 के दशक में था और इसलिए होंडा ने खुशी से स्वीकार किया। होंडा की शाखा शुरू में धीरे धीरे बढ़ी। यह सब शुरू में केवल वह खुद ही चला रहा था और जब लोग मरम्मत के लिए अपनी कारों को लाए तो यह मानते हुए कि वह अनुभवहीन था और 1930 के दशक के मध्य तक एक पूरी टीम को नियुक्ति करने में कामयाब रहे। अंत में होंडा अपने लिए अच्छा पैसा कमा रही थी। ऐसी कई खबरें हैं। वह बहुत सारे गिसाओं की संगति में खुद का आनंद लेते हैं, उनकी पार्टियों में भाग लेने और यहाँ तक अपनी शादी में नग्न नृत्य करने की कहानियां हैं। होंडा ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने और भी कड़ी मेहनत से पार्टी की। एक घटना थी जब उन्होंने नशे में दूसरे तल से खिड़की से गलती से एक गेसा को बाहर कर दिया था। सौभाग्य से वह कुछ तारों पर उतरकर बच गई। महिला को बचाने के लिए बिजली के तारों को काटना पड़ा। होंडा ने भी रेसिंग का आनंद लेना जारी रखा, लेकिन वह भी घातक आपदा में समाप्त हो गया। 1936 में जापानी हाई स्पीड रैली के दौरान होंडा एक गंभीर कार दुर्घटना में शामिल हो गया, जिसने उन्हें पूरी तरह से रेसिंग छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना होंडा के लिए एक चेतावनी थी। अचानक धन की आमद ने उन्हें एक प्ले बॉय साहसी जीवन शैली के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने महसूस किया कि भले ही उनकी ऑटो मरम्मत की दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन वे कार की मरम्मत से असंतुष्ट थे। यह एक नई और बड़ी चुनौती का समय था। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। होंडा ने विनिर्माण में बहुत संभावना देखी और आर्ट सोकाई से पूछा कि क्या वह एक अलग कंपनी में बदल सकते हैं, पिस्टन रिंग का उत्पादन करेंगे। आर्ट सोकाई को यह विचार पसंद नहीं आया। व्यवसाय अच्छा चल रहा था, उन्हें इसे रोकने और एक पूरे नए क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने और एक दोस्त ने साथ व्यवसाय में जाने का फैसला किया। टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री नामक अपना अलग व्यवसाय स्थापित किया, पिस्टन रिंग बनाने की कोशिश करते हुए। हालांकि दोनों को करने की कोशिश करना थका देने वाला था और उन्हें ज्यादा नींद नहीं आई। उन्होंने धातुओं समझ में सुधार करने के लिए शाम की कक्षाएं भी ली और 2 साल तक उन्होंने अथक परिश्रम किया। उस समय उन्होंने आर्ट सोकाई में अपने कर्तव्यों को अपने प्रशिक्षुओं को सौंप दिया और अपनी नई निर्माण कंपनी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पिस्टन का उत्पादन शुरू किया और थोड़ी देर में पहली बार होंडा ने फिर से उत्साहित महसूस किया। लेकिन होंडा की कंपनी से ऑर्डर किए गए हजारों पिस्टन में से केवल 3 ने टोयोटा के उच्च गुणवत्ता मानकों को प्रभावित किया। यह एक बड़ा झटका था। पर्याप्त ज्ञान और कौशल प्राप्त किया कि वे टोयोटा के गुणवत्ता मानकों को पार करने वाले पिस्टन रिंग्स का उत्पादन करने में सक्षम थे। और बेहतर अभी तक होंडा ने एक स्वचालित प्रक्रिया को प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का एक तरीका निकाला, जिसका अर्थ था कि अकुशल मजदूर भी उनका उत्पादन कर सकते थे। ऑर्डर तेजी से बढ़े। दुर्भाग्य से जैसे ही होंडा का विनिर्माण व्यवसाय वास्तव में आगे बढ़ रहा था, जापान युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कई रिक्त पदों पर प्रवेश किया, युद्ध का मतलब यह भी था कि आपूर्ति की बहुत कमी थी और होंडा को सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई हुई।
जब दुश्मन के विमान आसमान से ईंधन के डिब्बे गिराते थे तो होंडा अपने कर्मचारियों के गिरे हुए डिब्बों की तलाश करने के लिए कहता था। 1944 में ऐसा लगने लगा था कि जापान युद्ध हार जाएगा। एक और क्रूर मोड़ में बस 1 साल बाद होंडा का दूसरा कारखाना भूकंप में नष्ट हो जाएगा। यह आत्मा को नष्ट करने वाला था कि जिसे बनाने में उन्होंने कई साल बिताए थे वह सचमुच मलबे में बदल गया। युद्ध के कारण कंपनी पहले से ही बहुत संघर्ष कर रही थी, इसलिए होंडा ने अपने विनिर्माण व्यवसाय का जो भी कुछ बचा था उसे टोयोटा को बेच दिया। होंडा मोटर्स को युद्ध के बाद ईंधन की भारी कमी थी। लोगों को अत्यधिक कुशल होने के साथ साथ आसानी से और सस्ते में घूमने के लिए एक तरीके की आवश्यकता थी। होंडा के पास एक विचार था। उन्होंने अपनी बाइक के साथ एक छोटी मोटर लगाई जिसने जल्द ही पूरे शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। होंडा ने 1946 में अपने पिस्टन रिंग निर्माण व्यवसाय को बेचने के बाद छोड़े गए धन का उपयोग करके होंडा तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। इसका एकमात्र उद्देश्य मोटर बाइक बनाने का सबसे अच्छा तरीका खोजना था। कुछ अतिरिक्त सैन्य इंजनों का उपयोग करके होंडा प्राप्त करने में कामयाब रहा था। वह सफलतापूर्वक काम करने वाली मोटर बाइक बनाने में सक्षम था जो तुरंत जापान में एक हिट बन गई। जल्द ही वह ऑर्डरों से भर गया और इस्तेमाल किए गए इंजनों से बाहर हो गया। देश भर के 18,000 साइकिल दुकान मालिकों को अपने विचार बताते हुए पत्र लिखे और उन्हें अपने उन साइकिल की दुकान के 3,000 मालिकों ने जवाब में लिखा कि वे होंडा की मोटरसाइकिलों में निवेश करेंगे। होंडा मोटर्स कंपनी को 1948 में एक किफायती मोटर बाइक के उत्पादन के लक्ष्य के साथ छोटी क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के निर्माण के लिए शामिल किया गया था। होंडा ने बिजनेस पार्टनर टेको फुजिसावा के साथ भी हाथ मिलाया, जिन्होंने केवल कंपनी के लिए अतिरिक्त निवेश प्रदान किए। होंडा की पहली पूरी तरह से विकसित मोटरसाइकिल डी टाइप थी जो ड्रीम के लिए खड़ी थी। हालांकि यह थोड़ी बहुत भारी थी, लेकिन होंडा को जल्द ही सुपर कब नामक एक नए और बेहतर मॉडल के साथ सफलता मिली जो हल्का, छोटा और सुरक्षित था। यह एक तत्काल सफलता थी और पूरे देश से ऑर्डर आने लगे। लेकिन 1960 के दशक से पहले अमेरिकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित और अप्रिय चरित्र की थी। होंडा ने इस नारे के साथ एक बेहद सफल विज्ञापन अभियान चलाया, आप होंडा पर सबसे अच्छे लोगों से मिलते हैं। यह अधिक हल्के डिजाइन के साथ मिश्रित परिवारों और युवा लोगों को मोटरसाइकिल को पिछली रूढ़ियों से अलग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार अपनी मोटर बाइक के साथ एक पूरे नए बाजार तक पहुंचता है और बहुत जल्द हल्की मोटरसाइकिलें सड़कों पर चक्कर लगा रही थी। 1960 के दशक के अंत तक होंडा जो प्रति माह लगभग 10 लाख का उत्पादन करती थी। वास्तव में होंडा आज भी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता है। होंडा न सिर्फ वित्तीय सफलता थी बल्कि यह एक रेसिंग सफलता भी थी। 1966 में होंडा मोटर्स ने ग्रैंड प्रिक्स में सभी 5 मोटरसाइकिल वर्गों में कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप को घर ले लिया। इस समय तक होंडा बाइक्स ने जीतने वाले सभी प्रमुख रेसिंग खिताब जीत लिए थे। होंडा का एक सपना अभी भी बचा था। आखिरकार यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना का समय था। सबसे बड़ी चुनौती येट। बचपन में अपनी पहली कार देखने के बाद से होंडा अपना खुद का उत्पादन करना चाहती थी। उन्हें विशेष रूप से एक सस्ती गुणवत्ता वाली कार बनाने का विचार पसंद आया। हालांकि लगभग सभी ने होंडा से कहा कि अब उन्हें मोटर बाइक बनाने में सफलता मिली है, उन्हें उसी पर टिके रहना चाहिए। अमेरिका में जहां बड़े कार ब्रांड इतने प्रबल थे, लेकिन होंडा हमेशा एक जोखिम लेने वाला रहा था। होंडा मोटर कंपनी का पहला ऑटोमोबाइल प्रयास वास्तव में T360 मिनी ट्रक था जो 1963 में बिक्री पर गया था, लेकिन यह लोकप्रिय नहीं था और कभी भी बहुत अच्छी तरह से बेचा नहीं गया था। अब 70 के दशक की शुरुआत में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण के बारे में अधिक चिंता के साथ एक बढ़ता पर्यावरण आंदोलन था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी शहरों में स्वच्छ वायु अधिनियम लागू किया गया और कहा कि नए नियम असंभव थे, जबकि होंडा ने बस इतना कहा, मैं एक रास्ता
खोज लूंगा और नए नए क्रांतिकारी इंजन का निर्माण करने के लिए तैयार हुआ, जिसने होंडा कार्रवाई कर रही थी और एक समाधान ढूंढ रही थी। होंडा स्वयं बाद में टिप्पणी करेगी, जब कांग्रेस नए उत्सर्जन मानकों को पारित करती है तो हम 50 और इंजीनियरों को नियुक्त करते हैं और जीएम 50 और वकीलों को नियुक्त करता है। 1972 तक वे होंडा सिविक लेकर आए, जो इस नए सीवीसीसी इंजन का उपयोग करने वाली पहली कार होगी। यह ऊर्जा कुशल, कॉम्पैक्ट और हल्की यात्री कार 1973 के तेल संकट का सही जवाब था, जहां गैस की कीमतें इतनी अधिक थी। होंडा सिविक इंजन पर प्रकाश उत्सर्जन में कम और विश्वसनीय, अनिवार्य रूप से यह सही समय पर सही कार थी। जब होंडा सिविक की बिक्री 10 लाख को पार कर गई तो होंडा मोटर्स ने एक कॉर्ड पेश किया। यह मध्यम वर्ग के चालकों को आकर्षित करना था। बिक्री बढ़ रही थी और होंडा ने खुद को अग्रणी कार निर्माताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। जब एकॉर्ड लोकप्रिय साबित हुआ तो होंडा ने 1986 में अमेरिका में एक यूरा ब्रांड पेश करके आत्मविश्वास के साथ लग्जरी कार बाजार में प्रवेश किया। इस प्रकार 1980 के दशक के अंत तक होंडा ग्रह पर तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी थी। अंतिम अध्याय। लीवर की विफलता से जूझने के बाद 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 92 मिलियन डॉलर थी। कुल मिलाकर उन्होंने कंपनी में पंजीकरण कराया था। होंडा और उनके व्यापारिक साझेदार भाई भतीजावाद के बजाय योग्यता में विश्वास करते थे। अपने संस्थापक के भारी नुकसान के बावजूद होंडा मोटर्स ने व्यापक पुनर्गठन, बेहतर ऑटोमोबाइल डिजाइन और नवीन विपणन प्रयासों के माध्यम से अमेरिकी बाजार पर विजय प्राप्त की। बेशक आज भी होंडा मोटर्स अग्रणी वैश्विक कार निर्माताओं में से एक है और जेट से लेकर रोबोट तक सभी प्रकार के नए उत्पादों में विस्तार करने के लिए आगे बढ़ी। यह वास्तव में पागल है, क्योंकि होंडा का जीवन इतना निराशाजनक शुरू हुआ, बस एक साधारण जिज्ञासा और उपकरणों और मशीनों के साथ काम करने के लिए प्यार के साथ।